Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. केटी जी के कल क्वेश्चंस करे थे? असाइनमेंट में केटी जी के क्वेश्चंस करे थे? स्टार्टिंग में करो। वंशिका तुमने? मैम कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ बच गए हैं। ठीक है, वो 2 दिन का असाइनमेंट है। थर्मो के भी है ना कुछ उसमें? थर्मो के तो थर्मो पढ़ने के बाद करोगे। यस मैम। तो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो एक स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन करो, केटी जी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। The temperature at which the kinetic energy of the oxygen molecule became doubles than its value at 27 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी ना, है? इंटरनल एनर्जी क्या पढ़ी थी कि जो भी एनर्जी किसी भी गैस में टेम्परेचर की वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ वो कौन सी एनर्जी होती है? इंटरनल एनर्जी, है ना? वही टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी रहती है वो इंटरनल एनर्जी है। अब गैस की उस दिन टोटल एनर्जी देखा था तो हमने क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल Potential. एनर्जी तो जीरो हो गई थी क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं, तो पोटेंशियल Yes, ma'am. एनर्जी तो जीरो है। तो सारी की सारी एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. और वही काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला गया है? इंटरनल एनर्जी। Internal energy. यही इंटरनल एनर्जी है। तो इसका मतलब तुमसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है तुमसे इंटरनल एनर्जी के लिए पूछ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? NC V डेल टी। Delta. Yes, ma'am. कौन सी V यूज करते हैं? CV डेल टी। तो NCV डेल टी। तो अब देखो, अगर अगर सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो N और CV तो सेम रहेगा, ठीक है। डेल टी को चेंज करना है कि कितना होगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेल यू, तो डेल यू कितनी चेंज हो गई? डबल। तो डेल यू तो टी हो जाएगी। टेम्परेचर का चेंज कितना हो जाएगा भाई? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 2 = टी फाइनल कितना है? वही निकालना है, और इनिशियली 27 डिग्री है। तो टेम्परेचर का चेंज अगर बोलूं तो डेल टी भी कितना आ गया भाई? 2 टाइम्स। तो यानी डेल टी अगर मैं बात करूं तो डेल टी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यानी पहले कितना था भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? देखो केल्विन में लिखेंगे, टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में लिखते हैं। तो पहला टेम्परेचर T1 कितना था? 300 डिग्री सेल्सियस। T2 यानी इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल बच्चों कितना हुआ? सॉरी केल्विन, आई एम सॉरी, केल्विन में, ठीक है। फिर डबल इसका कितना हो गया? 600 केल्विन। तो यानी हमें T2 कितना करना पड़ेगा? 600 केल्विन। पर हमें पूछा आंसर सेल्सियस में है, तो 600 केल्विन को सेल्सियस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 600 केल्विन में से 273 माइनस कर दो, तो कितना सेल्सियस आया ये? 327।
भाई देखो टेम्परेचर क्या आया, चेंज इन टेम्परेचर की, अगर एनर्जी को 2 टाइम्स कर दिया तो चेंज इन टेम्परेचर भी तो 2 टाइम्स हो गया। तो अब वो 27 डिग्री था, तो केल्विन में लिखते हैं हमेशा, तो 27 को 300 लिखा, तो यानी फाइनल टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 600 केल्विन, है ना। चेंज इन टेम्परेचर भाई तभी तो 2 टाइम्स हुआ। तो अब सेल्सियस में निकालोगे तो 600 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो सेल्सियस में ये कितना आ जाएगा, 327 आएगा शायद। तो 327 सेल्सियस आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 327 डिग्री सेल्सियस। चलो ये वाला करो। क्या है कि एक गैस का मिक्सचर है जिसमें 2 मोल्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 मोल्स नियॉन है, टेम्परेचर टी पे रखे गए हैं, मिक्सचर बना दिया है, मैग्नेटिंग द वाइब्रेशन बोर्ड, टोटल एनर्जी निकालो सिस्टम की। जब किसी टेम्परेचर टी पे ये 2 गैसेस हैं, इस गैस की जो सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो पूछिए। तो इंटरनल एनर्जी भाई दोनों की वजह से लिखोगे, इंटरनल एनर्जी एक की वजह से प्लस फिर दूसरे की वजह से, वही सिस्टम की हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी डेल टी प्लस एनसीवी डेल टी, कितने टेम्परेचर पर, टी पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, गैस के पास कितने मोल्स हैं, 2। गैस की सीवी कितनी होती है, ऑक्सीजन की सीवी कितनी है, बताओ, फाइंड करो। टेम्परेचर टी प्लस नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स 4, नियॉन्स का सीवी फाइंड करो, और ये टेम्परेचर आ गया आंसर, सीवी फाइंड करो दोनों की। अब ये देखो, ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है भाई, डाया, तो डाया मॉलिक्यूल का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है कितना होता है, कितना होता है, डाया का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5। भाई पढ़ के नहीं यस आते हो मैम। क्या, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं क्लास लेफ्ट करके चली जाऊंगी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो जिनको जो कल पढ़ाया है वही आज रिवाइज नहीं करके आए हो, फिर क्या फायदा पढ़ाने का। अगर मेरी क्लास में एक बच्चा आएगा, अगर वो भी पढ़ के आएगा, उस एक बच्चे को बैठ के पढ़ाऊंगी, ये भीड़ बेशक चाहे कितनी हो, ये नहीं चाहिए। कल का क्यों नहीं रिवाइज करके आए हो, ब्लैंक हो एकदम। ये थोड़ी है मैं आऊंगी पढ़ाऊंगी चली जाऊंगी, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ के आए हो, क्यों नहीं पढ़ के आए हो बताओ। अगर ऐसे सिलेबस होता रहेगा तो तुम्हारे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट नोट टाइम से अपलोड हो जाते हैं, सब चीज टाइम से अपलोड हो जाती है, बस तुम लोग नहीं पढ़ के आते हो, क्यों। है भाई, मैं पढ़ाऊंगी, मैं क्लास छोड़ के चली जाऊं, फिर जवाब देना सबको कि क्यों मैडम क्लास छोड़ के चली गई हैं। कल का रिवीजन करवाने के लिए 2 क्वेश्चन रख के लेके आई हूँ, वो भी नहीं तुमसे करे जा रहे। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दो, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, करो इसको। ऑक्सीजन की सीवी बताओ और नियॉन के लिए सीवी का वैल्यू बताओ कितना रहेगा। कार्तिक कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का सीवी, मैम जो इसकी जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, हम्म वो डायटोमिक है, ऑक्सीजन वो 5 है। हम्म तो मैम 2 into 5 करके। 2 into 5 करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो सीवी कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फॉर्मूला क्या है,
जो ये नोट्स यहाँ पे लिख रहे हैं ये कल खोल के देखे थे घर जाने के बाद? ये 1 घंटे की क्लास में नहीं तुम जेई निकाल पाओगे, साफ सीधी बात है ये। अगर ये सोच रहे हो कि 1 घंटे ये पढ़ लिया और इसमें जेई निकाल के अच्छी रैंक ले आएंगे और एडमिशन ले लेंगे, तो भूल जाओ, ऐसे फिर सब ले लेते। तुम लोगों के लिए सर ने इतना सोचा है कि चलो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स चला देते हैं जिसमें उनके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। बच्चों को तो फॉर्मूले ही नहीं रिवाइज करने। भावना क्या फॉर्मूला होता है बताओ? सीवीसीपी का फॉर्मूला बताओ, कल जो पढ़ाया है। तुम लोग नहीं पढ़ के आते कुछ भी। अभी सबको एक एक को लेती हूँ, घंटे में रुक जाओ। अभिषेक देख, अंशिका, भावना भाग गई, अंशिका चली गई, कौन सी चली गई है? आने नहीं दूंगी क्लास में बेटा, ये याद रखना, अगर आप जो छोड़ के जाएगा उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तनु बताओ, आंसर करो, सीवी का फॉर्मूला बोलो। अभिषेक तुम बताओ, सीवीसीपी का क्या फॉर्मूला है? ये वंशिका करके जो लड़की है ये बताएगी। निशांत, निशांत बोल। सबको सांप सूंघ गया। कोई है क्लास में? हैंड रेज करना, हैंड रेज करो जितने भी हो सारे, जो प्रेजेंट है वो हैंड रेज करें। अगर वंशिका प्रेजेंट हो तो बोल क्यों नहीं रही हो? ये निशांत भी अब फट से हाथ उठा रहा है। मैं सिलेबस, ये सिलेबस कराने का समझो तुम लोग कोई फायदा नहीं है। 3/2R, 3/2R फॉर्मूला नहीं है सीवी का। जनरल फॉर्मूला चाहिए मुझे। स्क्रीन दिख रही है ना? अरे स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? ऐसे करो, अपने घर जाओ सारे लोग, मत पढ़ो। बोलना होता है, मैं हर मुझे सीवी का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया है भाई। सीवी होती है FR/2, ये फॉर्मूला होता है सीवी। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो डाया एटमिक है, तो उसके लिए FR/2 5/2 प्लस सीवी। सीवी कौन सा है? ये नियॉन। नियॉन मतलब मोनो। मोनो मोनोटॉमिक एग्जाम्पल भी बताए थे कल। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F3 हो जाएगा, तो ये 3R/2 3/T टी। तो ये 2 ये हो गया और ये 2 हो गया, तो 5 + 6RT, तो ये 11RT। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर्मूला भी नहीं याद कर सकते ना तो कोई फायदा नहीं है जेई देने का, मैं बता रही हूँ। सीपी का फॉर्मूला बताओ क्या था, और गामा का भी बताओ। लैम्डा मीन किस पे डिपेंड करता है ये बताओ। बहुत दिन हो गए, तुम लोग कभी रिप्लाई नहीं करते। मैं ये सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नया बैच है, नया बैच है, कर लेंगे कर लेंगे, नहीं करते ना बिना डांट के। CP/CV equal to sorry gamma। CP/CV गामा का फॉर्मूला है, ठीक है, वेरी गुड। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में 1 + 2/f, ठीक है, ये याद रखो। सीपी का क्या होता है? F + 2R/2। लैम्डा मीन का क्या फॉर्मूला है भाई? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, इनवर्सली प्रेशर पे।
चलो अब वर्क डन बाय गैस, अब अपने थर्मो पे आ जाते हैं। थर्मो शुरू हो चुकी है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि हम लोग गैस पे वर्क करते हैं या गैस वर्क करेगी, ठीक है। या तो गैस वर्क करेगी या हम लोग गैस पे वर्क करेंगे। तो अभी क्या लिख रहा है, वर्क डन बाय द गैस। अब एक चीज सुनो, जब भी वर्क गैस के कारण होगा तो हमेशा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब भी गैस वर्क करेगी हमेशा वर्क डन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब गैस वर्क कैसे करेगी, भाई पिस्टन है, देखो ये पिस्टन लगी हुई है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब गैस कैसे वर्क करेगी, भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे यहाँ पर, यस ठीक, मैम। प्रेशर लगाएंगे अपना, और ये पिस्टन पर एरिया मान लेते हैं ए, ठीक है। ये इस पर इतना फोर्स लगाते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, इतना फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो मूव कर जाती है थोड़ी सी, ठीक है। इसकी वजह से जो पिस्टन है, इसको यहाँ पे समझो, ये हमारी गैस है, ठीक है। ये गैस भरी हुई है और यहाँ पर हमारी पिस्टन है, ठीक है। ये हमारी पिस्टन है। अब इस गैस के फोर्स की वजह से जो है हमारी पिस्टन मूव कर जाती है, कितने मान लेते हैं, dx डिस्टेंस से मूव कर गई। dx डिस्टेंस से जो हमारी पिस्टन है ये मूव कर चुकी है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस मूव कर गई भी, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये कितने वॉल्यूम है। अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वर्क भी, अब गैस ने वर्क भी इस डायरेक्शन में लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। तो फोर्स कितना लग रहा था भाई, पीए, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना माना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। तो ये डीडब्ल्यू वर्क डन है भाई, डीएक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो छोटा डीडब्ल्यू निकाल लिया। तो डीडब्ल्यू देखो किसके, एडीएक्स को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, भाई एरिया इंटू डिस्टेंस, किसके बराबर है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं पीडीवी। वीवी। तो डीडब्ल्यू इक्वल्स टू पीडी, पीडीवी। और यही क्या है मेरा, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, पीडीवी करके। तो वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू डीडब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी। अब देखो अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, सुनो, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है तो वर्क डन क्या आएगा भाई, डीवी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी अगर नीचे। एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है तो डीडब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। हाँ। तो हमारा डीडब्ल्यू पॉजिटिव है। अगर कंप्रेस हो जाएगा तो देखो, डीडब्ल्यू कंप्रेस का नेगेटिव। मतलब, हाँ कंप्रेस का मतलब है, वर्क डन तो नेगेटिव बता दिया, पर इसका एक्चुअल यस मीनिंग मैम। क्या है, कि एक बार बताओ, पिस्टन खुद से तो कंप्रेस होगी नहीं भाई, गैस तो अंदर है। पिस्टन को अगर कंप्रेस करना है इसका मतलब बाहर से फोर्स लगी हुई है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। एक्सटर्नल कोई फोर्स लगी हुई है। यानी वर्क डन किस पे हुआ है, गैस पे। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या आता है, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द गैस आता है नेगेटिव। और बाय गैस, अगर गैस काम करती है तो ये हम लेके पॉजिटिव। चलते हैं पॉजिटिव। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके उल्टा होता है, फिजिक्स में ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है भाई। ये रहा। तो वर्क डन बाय गैस डीडब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी। एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव। और इस पीडीवी को कैसे निकाल सकते हैं, देखो इंटीग्रेट करके। पीडीवी मतलब ये तो छोटे के लिए वर्क था, अब की बार अगर बड़े के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, पीडीवी। तो और क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व को भी क्या कहते हैं, एरिया अंडर अगर कर्व निकाल लेते हैं वो भी क्या है, वर्क डन, वर्क डन। है ना। पीवी कर्व है, अगर पीवी कर्व है, इस पीवी कर्व का अगर एरिया निकाल लेते हैं तो वो भी वर्क डन के बराबर आता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बताओ, इसकी इक्वेशन आती है, देखो डी क्यू। अच्छा इसको ऐसे समझो कि मेरे पास बहुत ये यहाँ पर एक इसमें कंटेनर में गैस रखी हुई है, ठीक है। इस गैस, अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है। इस गैस मॉलिक्यूल्स जहां पर है, यहाँ पर मैंने हीट दी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो ये हीट है ये किस किस चीज में यूज होगी। हीट क्या, अब जो तुमने हीट दी है ये हीट कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, या तो इस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए, है यस ना, मैम। यानी वर्क डन, वर्क डन में यूज हो सकती है, या इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में हो सकता है, भाई गैस अपना टेम्परेचर बढ़ा ले, यस है ना, मैम। गैस अपना टेम्परेचर बढ़ा सकती है, या वॉल्यूम। तो यानी जो भी आप एक्सटर्नल हीट दोगे तो वो दो तरीके से यूज हो सकती है,
एक तो वर्क डन करने में और एक इंटरनल एनर्जी को यूज करने में। तो डी क्यू इक्वल्स टू, देखो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को अभी पढ़ के आए, क्या लिखते हैं, पीडीवी, पीडीवी, डी यू इक्वल्स टू पीडीवी। और डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डी टी प्लस, डीटी, ठीक है। और देखो, और वर्क डन को और क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब वर्क डन क्या इसमें है, वर्क डन किसके बराबर है, पीडीवी के। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हूँ टी की टर्म्स में, तो ये एन आर डी टी आ गया। तो डीटी, यानी पीडीवी को और क्या लिख सकते हैं, देखो पीडीवी को और क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा। डेल्टा टी, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, मतलब पीडीवी को एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, डी यू को एनसीवी डी टी लिख सकते हो, और डी क्यू कैसा प्रोसेस, डी क्यू क्या है, प्रोसेस डिपेंडेंट है, तो इसलिए एन सी डी टी लिखते हैं, है ना, एन सी डी टी। यहाँ पर सी जो है स्पेसिफिक हीट है और ये डिपेंड करती है किस प्रोसेस की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग, ये फॉर्मूले हैं पुराना पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर याद करने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अगर सिस्टम में हीट सप्लाई करी गई है तो चेंज इन क्यू क्या होगा, एक बार बताओ, अगर सिस्टम में हीट सप्लाई करी है तो डी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, बोलो डी क्यू क्या होगा। पॉजिटिव, हमारे पास एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, उस गैस को तुम हीट दे रहे हो, ठीक है, तो डी क्यू में क्या हुआ है, पॉजिटिव, यानी भाई चेंज इन डी क्यू क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब डी क्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा, तो डी पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव, क्योंकि अगर डी क्यू का, अगर हमने गैस पे काम कराया है तो क्या होगा, वर्क डन वर्क डन होगा, भाई गैस एक्सपेंड करेगी, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा या जीरो, ठीक है। अगर डी क्यू पॉजिटिव है तो दो केस बन सकते हैं, या तो वर्क डन जीरो होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रखो, जब जब डी क्यू पॉजिटिव है वर्क डन नेगेटिव नहीं होता है, ओके। तो ये यहाँ पे देखो बोला है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करी है तो डेल क्यू क्या हुआ है, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट को ले लिया गया है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है नेगेटिव, ना। भाई तुमने हीट को छीन लिया तो हीट कम हो गई, तो फाइनली कम हो गई तो ये नेगेटिव हो गया चेंज। ऐसे ही अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव, टेम्परेचर को कम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव, तो ये चेंज की बात है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हमने देख लिया। अब क्या कह रहा है, अगर वर्क डन, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, देख चुके। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये वही बोल रहा है, हीट को अगर सप्लाई किया गया है तो डी क्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हीट को अगर निकाल लिया गया है तो डी क्यू नेगेटिव। नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, बड़ी, टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव, ये बड़ा बताया है इन्होंने। अब देखो, अब आती है वर्क डन। अभी तुमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय गैस होता है पीडीवी। अब देखो, जो वर्क डन होता है ना, हम बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू करा सकते हैं। अब कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पहली है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। तो एक बात बताओ, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल, हाँ पास्कल, और किसमें मेजर करते हैं, बार, बार में, है ना, प्रेशर को बार्स में भी मेजर करते हैं। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो समझ जाना प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, हर कोई ना कोई प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट रहेगी, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, बैर से समझ जाना प्रेशर, तो इसमें प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, ओके भाई, प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो हमारे पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर गई, टेम्परेचर, हाँ वॉल्यूम सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड कर गई। तो यानी अगर कंपेयर वाले करके एक क्वांटिटी निकलवाते हैं कि भाई अगर T1 मान लो 27 डिग्री टेम्परेचर पे V1 इतना है, अब अगर मैंने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो याद रहे इस तरीके का ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है, V1 अपॉन, तो देखो डायरेक्टली है V2 के साथ T2 और V1 के साथ T1, तो ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन इनको बोला जाता है,
तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T। अब देखो क्या है और क्या निकाल सकते हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू PdV। PdV। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है पर वॉल्यूम तो चेंज होगी, तो वॉल्यूम यस को मैम। V1 फाइनल V2 ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखो ग्राफ, अच्छा अगर मैं इसका पीवी ग्राफ बनाऊं तो कैसे आएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो इस तरीके का आएगा पीवी ग्राफ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसी ग्राफ आएगा ना। तो यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक V1 मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक V2 मिलेगी। तो देख लो ये क्या सिस्टम, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं कि प्रेशर ऐसे जा रहा है तो V1 से V2 क्या हो गई, गैस एक्सपेंड हो गई है ना। और अगर हम ऐसे लेके आए तो गैस क्या हो जाएगी इस वाले प्रोसेस में, कंप्रेस। भाई कंप्रेस का मतलब क्या है, क्या कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो गई। देखो V2 से V1 की तरफ आओगे तो वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है ना, V2 से V1। तो यहाँ V2 से V1 में क्या होगा, कंप्रेशन। ये बस समझाने की चीज है, ठीक है। ये देख ग्राफ में भी तुम देख के बता सकते हो। भाई देखो ये तो V का कोऑर्डिनेट है ना x, V1। तो तुम बताओ V1 की वैल्यू ज्यादा है कि V2 की। भाई जैसे जैसे आगे जाएंगे कोऑर्डिनेट तो बढ़ती जाएगी ना, तो यस सिंपल सी मैम, बात है V2 की V2 ज्यादा। ज्यादा है। हाँ तो जब उल्टे इस तरीके से चलोगे तो यानी गैस कंप्रेस हो रही है, और यस ऐसे मैम। तो गैस एक्सपेंड हो रही है, बस यही है ना। ठीक है, तो ये अब देखो ये इसका अगर एरिया निकाल लोगे तो भी क्या मिल जाएगा, वर्क डन। पीवी कर्व है ना भाई, वर्क डन क्या होता है, यस पीवी मैम। कर्व निकाल लो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। पीवी कर्व, वो भी क्या होता है, इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन के बराबर होता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ाया गया है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी। प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया है तुमने, यस मैम। गैस का जो प्रेशर है वो तो बढ़ घट नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। और वॉल्यूम, अगर अब तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, सुनो इसमें होता क्या है, तुमने एक कंटेनर में गैस ली, इस गैस को फिल कर दिया, अब प्रेशर तो तुम बढ़ाने नहीं दे रहे हो पर टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तो गैस क्या भाई, गैस के पास क्या बचेगा, एक्सपेंड होना। तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गई। टेम्परेचर कम कर दोगे तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, कम हो गैस पास जाएगा। पास आ जाएगी। तो ये वही चीज है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के कम साथ साथ है। फिर आइसोकॉरिक, आइसोकॉरिक बोले तो यहाँ क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। आइसोकॉरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट। बैरिक में प्रेशर, बेयर से कॉरिक बचा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर के वर्क ऊपर। डन का फॉर्मूला क्या था, PdV। डीवी। पीडी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डीवी क्या हो गया, कांस्टेंट। नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, डीवी क्या हो गया, जीरो। हाँ डीवी मतलब चेंज, डीवी क्या होता है, वॉल्यूम का चेंज। तो अगर कांस्टेंट ही है तो V1 V2 V3 सब सेम ही रहेंगे, तो माइनस जब चेंज निकालोगे तो डीवी क्या आ गया, जीरो। और वर्क डन क्या होता है, पीडीवी, पीडीवी। अगर डीवी जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, ये रहा। तो आइसोकॉरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, ठीक है। आइसोकॉरिक में वर्क डन क्या है, जीरो है। क्लियर है, क्यों जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज जीरो है, और हमने पढ़ा है कि वर्क डन होता है पीडीवी। तो ऐसे लिखते हैं इसको, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब फाइनल और इनिशियल बराबर ही है वैल्यू, तो ये वी माइनस वी मान लो, इनिशियल भी वी और फाइनल भी वी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो ही तो आई, वर्क डन। तो वर्क डन जीरो हो गया। अब अगर वर्क डन जीरो हो गया तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के। अब की बार प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देखो भैया अगर ये गैस है, अब इसका जो प्रेशर है ये क्या रहने वाला है, तुमने वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दी, मतलब गैस इस इतने सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं,
अब तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो ये मॉलिक्यूल बार बार इस पर प्रेशर, इस पर फोर्स लगाएंगे ना बार बार कंटेनर पे, तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड तो हो नहीं सकती, उसके पास एक्सपेंड होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये बार बार क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, किसके ऊपर, उस सरफेस पे, पिस्टन पे। तो क्या करेंगे भाई, ये अपना प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे P2/P1 इक्वल्स टू T2/T1, तो ये कंपेयर करने के लिए है। अच्छा, अच्छा अब आइसोकोरिक प्रोसेस में बताओ, अगर मैं DQ देते जाऊंगी तो सारी की सारी DQ कहाँ यूज हो जाएगी? आइसोकोरिक प्रोसेस में DQ अगर मैं मान लो इस गैस को अब DQ देती हूँ, वो DQ सारी की सारी कहाँ चेंज हो जाएगी? तो देखो फर्स्ट लॉ DQ इक्वल्स टू DU प्लस प्लस DW। डीवी। तो आइसोकोरिक में DW तो जीरो है, मतलब कि सारी की सारी हीट दोगे वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी बच्चों? इंटरनल एनर्जी में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये भी याद रखना है, वर्क डन जीरो, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब सारा का सारा टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगी। ठीक है, अब फिर आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज, भाई बोलो, अगर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एन NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा डेल्टा टी जीरो। यस मैम। तो देखो जीरो। इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, मैं क्या कह रही हूँ, चेंज। अगर डेल्टा टी जीरो है तो मतलब अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं, जितनी पहले थी उस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे जितनी इंटरनल एनर्जी थी वही रहेगी। अब वो बढ़ नहीं सकती क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, और इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो चेंज की अगर बात करूं तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो है, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के, है ना, कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ से देखो पीवी में कैसा ग्राफ आ गया, पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना एक दूसरे के, यस मैम। यस मैम। पीवी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। और क्या लिख सकते हैं, पीवी कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, मतलब ये इनका प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब बात करते हैं आइसोथर्मल में वर्क डन। देखो वर्क डन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी प्रोसेस में है आइसोथर्मल में। कैसे, वर्क डन का फॉर्मूला था पीडीवी, है ना, पीडीवी। ये था। अब आइसोथर्मल में देखो, अब तक क्या करते आए थे, अभी दो प्रोसेस थी, प्रेशर को, एक था प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट में प्रेशर कांस्टेंट हो गया उसको बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो तो डीवी का इंटीग्रेशन बचता था, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट में जीरो ही हो गया था। अब आइसोथर्मल में देखो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी करेंगे, है ना, बस यस इनका मैम। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इंटीग्रेशन तो भाई हम किसी एक ही वेरिएबल का कर सकते हैं, दो वेरिएबल का तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, देखो nRT/V। पी को क्या लिख सकते हैं, nRT, वी को नीचे ले जाओ, तो पी को क्या लिख दिया, nRT/V। देखो क्या लिख दिया, nRT/V dV। लिमिट लगाई कि पहले जो टेम्परेचर था V1 था, V1 से फाइनली V2 हो गया, तो nRT कॉमन है बाहर आ गया, 1/V dV का क्या ले लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन, लॉग 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, तो लॉग V, फिर लिमिट क्या है, V1 V2, तो लिमिट्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये V2/V1।
है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पर वर्क डन आता है किसमें, प्रेशर, इसमें। ये मेरा वर्क डन आ गया आइसोथर्मल में, एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1। तो देखो अब यहाँ से देखो, ये पीवी जो है कांस्टेंट है, तो मैं V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, P1 बाय P2। देखो इस इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से देख लो, इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, एनआरटी लॉग P1 अपॉन P2, P1 बाय P2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। ठीक है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में देखो डी क्यू इक्वल, अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने क्या बोला, डी यू यानी चेंज जीरो है, यानी जो भी तुम वर्क हीट दोगे वो सारी की सारी किस में यूज हो जाएगी, गैस के वर्क डन में, इसमें चेंज हो जाएगी वर्क डन करने में। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो लिख रहा है, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो डी क्यू क्या रहनी चाहिए भाई, इसी इक्वेशन को देख लो। हाँ, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डी क्यू भी पॉजिटिव, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डी क्यू भी नेगेटिव। ये याद रखना है। अगर भाई वर्क डन पॉजिटिव मतलब सिस्टम को हीट मिली है तभी वो वर्क डन हुआ है। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव, देखो सुनो, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब गैस वर्क करेगी, और गैस कब वर्क करेगी, जब गैस को हीट मिलेगी। तो इसलिए डी क्यू भी पॉजिटिव और वर्क डन भी पॉजिटिव। अब देखो वर्क डन नेगेटिव मतलब कि वर्क पर गैस किया गया, गैस पर वर्क किया गया है। हाँ, और गैस पर वर्क किया गया मतलब डी क्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया बाहर, ठीक है, तो डी क्यू भी नेगेटिव। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक में इसमें हीट का चेंज जीरो कर देते। देखो हमारे पास क्या क्या चीज थी, हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हीट है, ये चार चीजें। एक में प्रेशर कांस्टेंट, एक में वॉल्यूम, एक में टेम्परेचर, दूसरे में हीट को ही मतलब चेंज, हीट का चेंज। देखो किसी भी चीज को जीरो नहीं कर सकते कि प्रेशर जीरो कर दिया, ठीक है, कि टेम्परेचर जीरो कर दिया, हम कांस्टेंट कर सकते हैं कि अब फिलहाल जिस इस इंस्टेंट पे अगर ये टेम्परेचर है तो यही रहना चाहिए, है ना। फिलहाल अगर इस चैम्बर में इतनी हीट है इस गैस के पास तो इतनी ही रहनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा, मतलब वो चेंज ना हो जाए। अगर मान लो 300 जूल अगर हमारे पास एनर्जी है, उस हीट है वो इतनी ही रहनी चाहिए, अब वो ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं प्रोसेस में। तो चेंज को जीरो, ये चेंज जीरो है ना कि हीट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ही जीरो है। नहीं भाई, किसी भी चीज को जीरो नहीं कर सकते, चेंज जीरो होता है। तो ऐसे ही डी क्यू यानी ना सिस्टम से हीट लॉस होगी भाई, ना तो नो हीट लॉस और नो हीट गेन भाई, तभी तो डी क्यू को मेंटेन करके रखोगे। ना तो सिस्टम में हीट आ रही है ना सिस्टम से हीट जा रही है। देखो जैसे थर्मस होती हैं जिनमें हम लोग चाय वगैरह मिल्क वगैरह स्टोर करते हैं, कि भाई वो क्यों पानी जो जिसमें ज्यादा देर तक गर्म रहता है, क्यों गर्म रहता है, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस उसमें जो वो जो इंसुलेशन होती है वो कैसी होती है, एडियाबैटिक, मतलब वो ऐसी चीजें होती हैं, वो ऐसी वॉल होती हैं, एडियाबैटिक वॉल का क्रिएशन होता है कि ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है। और हीट अगर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि चाय ठंडी क्यों होती है, क्यों ठंडी होती है, क्योंकि चाय में से पानी, जो चाय में से जो हीट है वो बाहर चली जाती है तो चाय ठंडी हो जाएगी, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं उस हीट को ही बाहर ना जाने दूं तो क्या चाय ठंडी होगी, नहीं होगी ना भाई चाय ठंडी। अगर हीट को मैं रोक दूं किसी तरीके से, क्योंकि जैसा एडियाबैटिक प्रोसेस कह रही है कि आप ना तो हीट को अंदर आने दो ना हीट को बाहर जाने दो, तो आपका मतलब डी क्यू जीरो हो गया, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब चाय जिस टेम्परेचर पे आप उस थर्मस में डालोगे वही टेम्परेचर पर चाय आपको मिलेगी। तो वो एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, जो आजकल जो तुम्हारे पास थर्मस आती हैं अच्छे क्वालिटी की, जिसमें 2-2 3-3 घंटे तक भी चाय का टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, तो क्यों, ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने दे रहे हैं ना बाहर की हीट को अंदर आने दे रहे हैं।
तो वो एडियाबैटिक का एग्जाम्पल है। तो डी क्यू इसमें क्या रहता है, 0। अब ये तो मेरे याद रहना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, है ना, डी क्यू 0। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे निकालते हैं। अभी जो हमने किया था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में पीवी क्या था, कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था, पीवी, है ना। देखो आइसोथर्मल में ये रहा ना, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लिखा। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। वहीं एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट है, पीवी गामा, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये याद रखना है। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट और एडिया में पीवी गामा। गामा क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। अब देखो आइसोथर्मल में भी पीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ आता है भाई, पीवी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा पीवी का, ऐसे गिरता हुआ, है ना। अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करते हो उसका, बताना जरा। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये आया है। यानी जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, कम, ठीक है। यस मैम, हाँ, तो अब देखो, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आया है, लीनियरली डिक्रीज, ये यस मैम, मतलब यस मैम, लीनियरली तो नहीं, मतलब हाँ ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे, वैल्यू बढ़ रही यहाँ पे है। भी पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अगर मैं इसका भी रिलेशन बनाऊं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V गामा। तो देखो P और V का ग्राफ जब बनाया तो ये भी डिक्रीजिंग ही आया है, पर फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पर जो है स्लोप क्या रहेगा, ज्यादा स्टीपर रहेगा। क्यों स्टीपर, मतलब ज्यादा स्लोप से डिक्रीज होगा ये एकदम से डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर V के पास क्या है, पावर है गामा, और गामा हमेशा 1 से बड़ा रहता है, ये हम देख चुके हैं, हमने फाइंड करी है ना गामा की वैल्यू 1+2/f करके। गामा, ये वही गामा है जिसका फॉर्मूला मैंने CP/CV तुम्हें बताया था, और इसको हम 1+2/f भी लिख सकते हैं, ये वही गामा है, ठीक है। तो देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V गामा, यही है। अब एक बात देखो ध्यान से कि क्या देखोगे कि जो गामा है, मतलब अब की बार जब ये ग्राफ जब डिक्रीज होगा तो अब की बार V की वैल्यू 1 नहीं है, जैसे कि उसमें थी आइसोथर्मल में तो 1/V था, तो V डिक्रीज हो रहा था अपनी 1 की पावर से। अब की बार जो V डिक्रीज होगा वो गामा रेट से होगा। अब गामा तो भाई 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है ना भाई। जैसे कि अगर F की वैल्यू 3 रख दूं मोनो एटमिक के लिए, तो गामा कितना हो गया मोनो के लिए, F की वैल्यू 3 रख दें तो ये 5/3 हो गया। यस मैम, तो 5/3 मतलब 1 से तो बड़ा ही है। तो मतलब अब की बार जब गामा डिक्रीज होगा तो वो ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा ना, स्लोप, भाई स्लोप ही तो है ये 1/V। अब की बार जब ये डिक्रीज होगा तो ये गामा रेट से डिक्रीज होगा। तो क्या कह रही हूं मैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ आता है कि इन दोनों में से कौन सा तो एडियाबैटिक है, क्योंकि पीवी कर्व दे देंगे और एक ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये दो ग्राफ दे दिए और ये पीवी कर्व है, बताओ कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। तो कैसे पहचान करोगे, जो कर्व ज्यादा स्टीपर होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब वो ग्राफ कैसा है, एडियाबैटिक। कैसा ग्राफ है वो, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। हाँ, जो ज्यादा स्टीपर है वो एडियाबैटिक, मतलब वो गामा से गिरेगा। अब देखो दूसरा आता है पीवी गामा हो गया, इसके बाद एक और रिलेशन आता है टीवी में। टीवी में कैसे भाई, अब की बार प्रेशर को चेंज कर दो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो पी की जगह क्या लिख दो, एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी अपॉन वी लिख दो। देखो पी की जगह मैंने क्या लिखा, एनआरटी अपॉन वी, और वी का क्या है यहाँ पे, गामा है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एन मान लो नंबर 1 मोल के लिए है तो एन हट गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो टी, ये क्या है वी गामा -1, एनआर क्या है भाई, टी तो एज इट इज लिख दिया, एक वी ऊपर गामा एक वी नीचे हुए, तो वी को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एनआर भी क्या है, कांस्टेंट। टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब की बार देखो P1 - गामा T गामा, यानी अब की बार क्या लिखना है,
यहाँ पर v की जगह हम लोग t को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं कि टीवी गामा -1 और पीवी गामा, और अगर प्रेशर देखो पीवीटी तीन चीज है, तो तीनों में रिलेशन, एक बार पीवी, एक बार वीटी, फिर एक बार पीटी, तो तीनों में रिलेशन है, तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लगा लेना। तो पीटी के साथ क्या आएगा, P1 - गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। याद नहीं रहता है तो वैल्यू रख रख के भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ग्राफ, कि कौन सा ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है। मैं ये सब एक बार रख कर देती हूँ, ज्यादा खुचड़ पुचड़ हो गई थी, है ना। अब देखो, अब ये क्या है, ग्राफ, पीवी ग्राफ डिक्रीजिंग, टीवी ग्राफ डिक्रीजिंग। जरा पीटी ग्राफ देखो, पीटी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। पीटी ग्राफ इंक्रीजिंग है, टीवी भी डिक्रीज कर रहा है, यही चीज याद रखनी है, और पीवी भी डिक्रीज कर रहा है। पीवी इज डिक्रीजिंग, टीवी इज डिक्रीजिंग, बट पीटी इज इंक्रीजिंग। और ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल में होता है पीवी कांस्टेंट, बस। ये आइसोथर्मल में होता है। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन, जैसे अभी हमने किस में वर्क डन निकाला था, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में वर्क डन क्या आया था, एनआरटी लॉग V2/V1। अब ऐसे ही एडियाबैटिक का वर्क डन तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो एडियाबैटिक में मुझे एक बात बताओ, डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिखा था भाई, डी क्यू इक्वल्स टू देखो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू तो 0 हो गया, तो यहाँ पर डी यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू, माइनस डी डब्ल्यू। अच्छा एक बार बताओ, अब जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा भाई, आप हीट तो दे नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला था, वर्क डन कब होगा, जब आप हीट दोगे। जब आप डी क्यू पॉजिटिव रहेगा तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव। अब एक बार बताओ, आप हीट नहीं दे रहे तो अब वर्क डन कौन कैसे कर सकता है, गैस कैसे करेगी वर्क डन कैसे करेगी अब भाई, अगर तुमने कुकर में चावल डाल के रख दिए और गैस ऑन नहीं करोगे तो क्या कुकर अपने आप चावल बना के दे देगा? नो मैम। हाँ, तो बस अब वही पूछ रही हूँ, तो वर्क कैसे होगा अब, अगर आप हीट नहीं दे रहे हो तो वर्क कैसे होगा। अच्छा एक बार बताओ, कई बार क्या होता है, जैसे मैगी का भी देखा होगा कि अगर मैगी या फिर अगर किसी ने राइस कुक करे होंगे, तो मम्मी ना 5 मिनट पहले गैस बंद कर देती है और कुकर को ढक के ही रखती है कि अब वो भाप में बन जाएंगे, है ना। बोलती है ना यस कि मैम। भाप में बन जाएगा। लड़कियों लड़कों को भी पता होगा, जैसे मैगी को भी अगर ढक के रख देते हो तो वो ओवर कुक हो जाती है। गैस भले ही बंद रहती है, अगर ढक के रख देते हो तो वो ओवर कुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो इंटरनल एनर्जी है। किसके? उस खाने के पास, उस फूड के पास भी इंटरनल एनर्जी है। जो वो इंटरनल एनर्जी है, अब वही क्या काम करती है भाई, चावल को कुक करने का। तो चावल उस एनर्जी में भी कुक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल एनर्जी उस गैस के पास स्टोर है, उसी के एक्सपेंस पे क्या करेगी, अब की बार वो वर्क करेगी, है ना। उसी के एक्सपेंस में क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसलिए क्या लिखा है देखो, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। मतलब क्या है कि अगर आप वर्क डन करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी, है ना। इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी, जितना आप वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब अब की बार एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किसके एक्सपेंस पे होगा, इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे। तो देखो यही लिखा है, वर्क डन बाय एडियाबैटिक इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू। डी यू का फॉर्मूला आपको पता है, एनसी डेल टी। तो एनसी डेल टी लिख दिया। और देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था एनसी डेल टी को क्या लिख सकते हैं, और सीवी का फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन गामा -1। भाई सीवी का फॉर्मूला था ना आर अपॉन गामा -1, तो ये वही फॉर्मूला है। ये आर अपॉन गामा -1 लिख दिया। और कैसे लिख सकते हो, देखो एनआरटी को मैंने अभी बताया था, एनआरटी को क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी को क्या लिख सकते हो, पीवी, है ना। अब ये डेल्टा टी है, मतलब चेंज, तो मतलब पीवी का भी चेंज आएगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ठीक है, याद रखना ये माइनस का साइन है बाहर, तो इसलिए ये P फाइनल V फाइनल नहीं है, ये P1 V1 मतलब P इनिशियल V इनिशियल है। ये चीज याद रहे कि पहले कई बार बच्चे फाइनल को पहले लगाते हैं, जब वर्क डन बाय एडियाबैटिक में लिखोगे तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल नहीं,
यहाँ पर पहले भी एक नेगेटिव साइन चल रहा था, तो ये P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस में क्या कह रहा है कि देखो, अगर मान लो कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। अगर क्लोज्ड लूप में कोई प्रोसेस दी हुई है और कहते हैं कि वर्क डन बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन हो रहा है, क्लॉकवाइज में, तो वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में अगर साइकिल घूम रही है तो वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात है फ्री एक्सपेंशन। मुझे जरा ये बताओ कि गैस जब फ्री एक्सपेंड करती है तो इसमें प्रेशर कितना, प्रेशर क्या हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में? कितना प्रेशर लगाएगी गैस किसी भी चीज पे फ्री एक्सपेंशन में? सवाल आता है गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रीली, तो हाउ मच प्रेशर इट विल जनरेट। तो कितना प्रेशर जनरेट करती है भाई? 0, कोई प्रेशर नहीं लगाएगी, क्योंकि गैस तो फ्री है ना। देखो, प्रेशर कब लगता? जब यहाँ पर कोई पिस्टन है और गैस क्या नहीं कर पा रही है? एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, और तुम एनर्जी पे एनर्जी दिए जा रहे हो, तो ये गैस बार बार क्या करेगी? अपना ज्यादा प्रेशर से किस पे स्ट्राइक करेगी? उस पिस्टन पर। तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है तब प्रेशर बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, अब गैस फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, आप कितना भी इसको के लिए, तो प्रेशर लगाएगी ही नहीं। गैस किस चीज पे प्रेशर लगाएगी? वो तो फ्री है पूरे, उसमें घूम, उसमें एक्सपेंड हो जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में? 0। क्लियर है? फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर 0। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बताओ। बोलो भाई। मैम आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे। इन विच इंटरनल एनर्जी देखो du इक्वल्स टू NCV डेल टी, मतलब कि डेल यू 0। तो अभी मैंने बताया था डेल यू 0, चेंज 0 होना चाहिए। चेंज 0 कब रहेगा? जब कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल। कौन सा? थर्मल। तो आइसो प्रोसेस, आइसोथर्मल में तुम्हारी ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला चलो करो, मैच करो। विच वन? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी? कौन सी प्रोसेस में होता है ये? कौन सी प्रोसेस में होगा? वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस, जब गैस वर्क डन करेगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ये किस प्रोसेस में है? मैंने अभी कराया है। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्रोसेस बताओ कि भाई हम वर्क कर रहे हैं और इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, एडियाबैटिक। क्योंकि एडियाबैटिक में किसके एक्सपेंस में काम होता है? इंटरनल एनर्जी के में, क्योंकि डीक्यू तो देते नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, डीक्यू तो आप दे ही नहीं रहे, तो काम कराए जा रहे हो, तो अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? गैस की खत्म होती चली जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। वेरी गुड, पहले का आंसर एडियाबैटिक होगा, तो यानी इसका एडियाबैटिक। दूसरा देखो, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। वेरी गुड। The heat absorbed goes partially to increase internal energy and partially to the work। मतलब कि जो हीट है वो, जो हीट आपने दी है वो आधा तो इंटरनल एनर्जी के लिए काम कर रही है, आधा वर्क करने में। तो ये किस प्रोसेस में होता है? आइसोबारिक। आइसोबैरिक। वेरी गुड। और कोई भी काम ही नहीं हो रहा, वो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन 0। वेरी गुड। ये तो देखो, ये इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने जरा सा भी 11th में पढ़ा है और 12th में भी एक आध बार रिवाइज किया है, तो भी केटीजी और थर्मो से तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो,
थर्मो प्रोसेस निकालनी है। तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है कि वर्क एरिया अंडर द वर्क कर्व निकाल लो। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है ये, तो 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लगा लेना। ठीक है, ये एक बार ये देखो स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा एक बात बताओ, मोनो के लिए गामा कितना होता है, 1 + 2/f। तो एफ की वैल्यू मैं क्या रखती हूँ, 1 + 2। एफ की वैल्यू क्या रखें भाई, गामा मोनो के लिए 3, तो कितना आया गामा, 5/3। यस मैम। ठीक है, डाया के लिए देखो कितना आता है, 1 + 2/5, तो ये कितना आया, 7/5। ठीक है, अच्छा अब जो नॉन लीनियर होता है उसमें भी हमें ये क्या मिलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो 1 + 2/6, तो ये कितना आया, 1/3। तो ये कितना बनेगा भाई, 1 + 1/3 यानी 4/3। ठीक है, तो देखो कहीं पर भी गामा की वैल्यू 3 है, बस ये 3 ही तो केस होते हैं, मोनो, डाया और नॉन लीनियर। तो एक में गामा 5/3 है, एक में 7/5 और एक में 4/3। मतलब ये गामा जो, और ये मैंने कब बताया, ये गामा कब है, इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का गामा है, अगर प्रोसेस बदल दोगे तो गामा भी बदल जाएगा, ये याद रखना। तो यस तुम्हें मैम। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये कोई भी गामा नहीं है जो मैंने पढ़ाया है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही नहीं है। जो ये यहाँ पर जो सवाल पूछा है ये कोई भी प्रोसेस नहीं है जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। ठीक है, यस। क्योंकि इसमें तो गामा ही अलग है। गामा हमने पढ़ा है एडियाबैटिक का, जिसका फॉर्मूला मैडम आपने तो 1 + 2/f बताया, उसमें से तो किसी में मैच नहीं कर रहा। तो ये किस प्रोसेस का गामा है, पॉलीट्रॉपिक। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का गामा है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बस फॉर्मूला बता दूंगी कि फॉर्मूला क्या होता है। अरे इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं है। हम्म, इसमें तो फॉर्मूला नहीं है, मुझे फॉर्मूला भी तो मुझे याद तो मुझे भी नहीं है। रुक जाओ मैं बताती हूँ फॉर्मूला। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का गामा निकालना भी ये तुम्हें आना चाहिए, तो मैं इसका फॉर्मूला नोट करा देती हूँ। हो सकता है अगर सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर ले जाएं। तो ये फॉर्मूला है, देखो लिखो। इसमें हम लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी यानी स्पेसिफिक हीट, ये सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर अपॉन 1 - एम। तो देखो इसने पूछा क्या है, स्पेसिफिक हीट निकालो फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट निकालने का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ये फॉर्मूला है C = CV प्लस R अपॉन 1 - M। M क्या है बच्चों, ये गामा। M जो पावर है ना, M क्या है, वही पावर है। तो देख C पूछा है तो C निकालते हैं। C = CV। CV मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है, 3R/2 प्लस R अपॉन 1 - M की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देख 3R/2 - R/2। तो बच्चों ये कितना आया, R। आर। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, R। तो मतलब C = R, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। तो हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर, यस मैम। जहां तक है वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी आएगा नहीं जैसे जहां तक है। बट फिर भी अगर मान लो उन्होंने फालतू का करना है, जेई कई बार चालाकी करता है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो फॉर्मूला C = CV प्लस R अपॉन 1 - M। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, PYQs वही कर लेना। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ लिया करो, डांट डांट से कुछ नहीं होगा। अब तुम 12th में हो, कॉलेज में तुम्हें कोई डांट नहीं लगाने वाला। ठीक है, कॉलेज में चले जाओगे कोई डांट नहीं लगाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तुम्हें खुद सीरियस होना पड़ेगा, अपनी फैमिली को देख के तुम्हें ही चलना है। ठीक है, अभी तुम छोटे हो तो अभी तुम नहीं समझोगे इन चीजों को। 2-3 साल बाद जब चीजें समझ में आएंगी तो रिग्रेट नहीं करो, बस वही चीज है। ठीक है, तो अभी समय है तो पढ़ लो। यस मैम। हम्म, क्योंकि आज की डेट में मैं इतना बता देती हूँ, जिसके पास पैसा नहीं है वो उसकी वो कुछ नहीं